नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हुए एशियन मार्केट्स के बारे में। अब कल इंडियन मार्केट्स तो बंद थे, एशियन मार्केट्स खुले थे एंड एशियन मार्केट्स में एक मेजर करेक्शन कल नज़र आया। एंड उसका रीज़न था जो वॉल स्ट्रीट यानी यूएस मार्केट्स पर जो फियर बढ़ा है स्टॉक्स का, स्पेशली एआई थीम का, तो उसके करेक्शंस का जो इफेक्ट है वो एशियन मार्केट्स पे भी दिखना शुरू हुआ। तो बेसिकली हुआ ये था कि परसों वॉल स्ट्रीट की अगर बात करें, मतलब यूएस मार्केट्स की बात करें, तो मॉर्गन स्टैनली के सीईओ और गोल्डमैन सैक्स के सीईओ जो थे उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए कि यूएस मार्केट्स जो है वो काफी ज्यादा अब डिपेंडेंट है एआई थीम पर। इसकी बात हमने परसों इनफैक्ट बिलीव इट और नॉट में की थी, राइट। तो उन्होंने इसी चीज पर चिंता जताई कि यूएस मार्केट्स जो है वो एआई वैल्यूएशन, एआई थीम पर बहुत ज्यादा अब जो है वो निर्भर हो चुके हैं। एंड उसके बाद नैस्डैक 2% से डाउन था परसों। अब जब एशियन मार्केट्स कल खुले तब उनमें जो इफेक्ट था ऑफ यूएस स्पिलओवर वो वहां पर दिखना शुरू हुआ। जापान का जो निकी इंडेक्स है दैट वाज डाउन बाय 4.69%। मेन इंडेक्स ऑफ द कंट्री वाज डाउन बाय 4.69% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और सॉफ्ट बैंक का जो स्टॉक है दैट वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 14% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके साथ साथ साउथ कोरिया के का जो इंडेक्स है कॉस्पी दैट वाज आल्सो डाउन बाय 6%। एंड बाकी चिप हैवीवेट कंपनीज लाइक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दे वर डाउन बाय 7%। तो ओवरऑल जो ओवरनाइट सेल ऑफ वॉल स्ट्रीट पर दिखा परसों, उसके इफेक्ट एशियन मार्केट्स पर कल देखने मिले। एंड अल्दो यूएस इकोनॉमी के स्टॉक्स में कल थोड़ा बहुत रिकवरी अगेन देखने को मिला, बट एशियन मार्केट्स ओवरऑल कल एक वीक डे ही देख सके। द टेक अवे हियर इज कि जो शार्प करेक्शन एशियन इक्विटीज में दिखा है, इससे हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी यहाँ पे ट्रिगर हो जाए। इवन दो एआई जो है वो सेंटर्ड अराउंड यूएस है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स है वो एक ग्लोबलाइज्ड वे में शायद फील हो एंड मे बी अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज कुड फील द इफेक्ट ऑफ द एआई वैल्यूएशंस जो जिसकी चिंता करंटली जताई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के रिबाउंड के बारे में। परसों की न्यूज़ में मैंने ये कवर किया था कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक काफ़ी अच्छा नंबर आया है। अब हमारे पास एशिया के ओवरऑल फिगर्स है एंड इवन ग्लोबल पीएमआई नंबर्स है मैन्युफैक्चरिंग के। तो ओवरऑल ही अक्टूबर एक काफ़ी अच्छा मंथ रहा, एक रिबाउंड का मंथ रहा। मेनली एशिया हैज़ लेड वेल बिकॉज ऑफ इंडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो एस&पी ग्लोबल की तरफ से ये डेटा आया है, एक 14 मंथ हाई पर पहुंच गया है एशिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स, जो सिग्नल कर रहा है एक रिकवरी मोमेंटम डिस्पाइट ऑनगोइंग फ्रिक्शंस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। टैरिफ्स की वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो होने के बावजूद एशिया हैज बीन डूइंग डिसेंटली वेल इन द रीसेंट टाइम्स। थाईलैंड का जो पीएमआई आया है दैट हैज बीन द हाईएस्ट सिंस मई 2023, जबकि वियतनाम का पीएमआई इज हाईएस्ट सिंस जुलाई 2024। बोथ ऑफ देम इन मंथ ऑफ अक्टूबर हैव शोन गुड नंबर्स। इंडिया के पीएमआई नंबर्स 59.2 आए थे, जो एक बड़ा इंक्रीज है कंपेयर टू 57.7 जो सितंबर के मंथ में थे। मेनली बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड फेस्टिव सीजन डिमांड जिसकी एक मेजर बूस्ट मिली है, एंड गवर्नमेंट का जो जीएसटी रेशनलाइजेशन है उसका भी इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पर हुआ है। बाकी एशिया में अगर देखें तो थाईलैंड का जो पीएमआई जिसकी हमने जस्ट बात की वो 56.6 आया है इस मंथ में, जबकि वियतनाम के लिए ये नंबर आया है 54.4 का। लेकिन सारे एशियन इकोनॉमीज हैव नॉट रियली डन दैट वेल। अगर हम लैगार्ड्स की बात करें विद इन एशिया तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर आया है एट 50.6, जस्ट 50 के थ्रेशोल्ड के ऊपर है यहाँ पे, जबकि पिछले मंथ में वो 51.2 था। इसके अलावा एशिया का पीएमआई वाज आल्सो वेट डाउन बाय साउथ कोरिया, जहां पर ओवरऑल फैक्ट्री काफ़ी वीक रही। एंड अगर ग्लोबल पीएमआईज की बात करें तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक एक्सपांशन टेरिटरी में रही है। पीएमआई बढ़ गया है टू 52.5 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जबकि उसके प्रीवियस मंथ में ये 50 हुआ करता था। द टेक अवे हियर इज कि एशिया का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छे से रिबाउंड हुआ है, लेड बाय इंडिया, विच इज सिग्नलिंग अ रेजिलियंट ग्लोबल डिमांड। साइक्लिकल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, जैसा कि मैंने कहा था इवन परसों के वीडियो में, कि दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द पिक्ड अप फैक्ट्री मोमेंटम। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कल और परसों डिक्लेयर हुए थे उनकी हम बात यहां पर करेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी होगी केन्स टेक्नोलॉजीज के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। इस पर मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको डिटेल में केन्स के रिजल्ट्स जानने हैं, वैल्यूएशंस, ऑर्डर बुक, ये सारी चीजें जाननी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो
ओवरऑल हम क्विकली समराइज कर लेते हैं रिजल्ट को। Q2 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो गया है कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। मार्जिन्स, ऑर्डर बुक, सारी चीजें एक्सपांड हुई है। रेवेन्यू 58.4% से बढ़ गया है इस क्वार्टर में, विच इज अ हेल्दी इंक्रीज। एबिटडा इंक्रीज हुआ है बाय 80%। एबिटडा मार्जिन 16.3 हो गया है फ्रॉम 14.3 इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बट 14.3 से 16.3 होने के बाद भी इट इज लोअर देन द गाइडेंस ऑफ द कंपनी दैट दे गेव इन द अर्लियर क्वार्टर। ऑर्डर बुक 49% से जंप हुई है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 8,000 करोड़ हो चुकी है। और इस 8,000 करोड़ के ऑर्डर बुक में अभी भी उनका जो ओसैट बिजनेस है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर एंड असेंबली एंड टेस्टिंग का जो बिजनेस है वो, और पीसीबी का बिजनेस, इसका कोई ऑर्डर बुक यहाँ पर शामिल नहीं है। दिस इज कंप्लीटली उनका ईएमएस बिजनेस का ऑर्डर बुक। एक काफी अच्छा जंप इवन ऑर्डर बुक में दिखा है। ओवरऑल उनके मैनेजमेंट जो है उनका यही कहना है कि करंटली कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है। सेमीकंडक्टर्स, एचडीआई पीसीबीज, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है एंड काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। एंड ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात करें तो FY26 का उनका गाइडेंस ऑफ 4,500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू अभी भी बरकरार है। 4,500 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस FY26 का है, उसका लगभग 35 से 40% के आसपास का उनका रेवेन्यू अब फर्स्ट हाफ में हो चुका है। सेकेंड हाफ ईएमएस कंपनीज के लिए हमेशा बेहतर रहता है, तो एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि कंपनी विल बी एबल टू मीट देयर गाइडेंस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अब तक सिर्फ 35% रेवेन्यू उनका इस फाइनेंशियल ईयर का अब तक हुआ है। द की टेक अवे हियर इज कि एक रोबस्ट ऑर्डर बुक ग्रोथ यहां पर दिखी है। मार्जिन एक्सपांशन अब यहां पर दिखने लगा है। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहां पर प्ले आउट कर रहा है एंड केन्स की जो पोजीशन है इन इंडिया सेमीकंडक्टर एंड ईएमएस वैल्यू चेन वो काफी स्ट्रेंथन हो गई है इन द रीसेंट टाइम्स, व्हिच इज फेवरेबल फॉर द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेस इन इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं एनएसई के रिजल्ट्स के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिजल्ट्स। लिस्टेड तो नहीं है ये कंपनी, बट काफी सारे इन्वेस्टर्स अनलिस्टेड मार्केट्स में इनके शेयर्स होल्ड करते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंशियलाइजेशन की थीम की बात करें तो ऐसी कंपनी का रिजल्ट भी जानना बहुत जरूरी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का गिर गया है बाय 33% फॉर द सेकेंड क्वार्टर एंड 2,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, बट इसका एक मेन रीजन है एक वन टाइम प्रोविजन जो उनको बुक्स में लेनी पड़ी। इसके अलावा रेवेन्यू जो है कंपनी का वो डिक्लाइन हुआ है बाय 18%। जो डिक्लाइन है इन द प्रॉफिट वो मेनली एक 1,300 करोड़ की प्रोविजन है जो सेटलमेंट एप्लीकेशंस के लिए करनी पड़ी कंपनी को बिकॉज ऑफ अ रूल ऑफ सेबी। अगर इस प्रोविजन को हम एक्सक्लूड कर दे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 3,400 करोड़, जो थोड़ा बहुत इंक्रीज है इनफैक्ट कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हालांकि गिर गया है। कंसोलिडेटेड इबिटडा भी काफ़ी हद तक गिर गया है, 56% से गिर गया है इस क्वार्टर में। एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो कैश मार्केट्स में जो वॉल्यूम है वो is down by 12% on a quarter-on-quarter basis. Equity futures में it is down by 16%. Equity options में it is down by 16% quarter on quarter. So overall सारी numbers में हम देख सकते हैं कि सेबी ने जो changes किए हैं, उन्होंने जो भी rules change किए हैं especially derivative segment में, तो ये सब चीज़ों का असर exchange जैसे business में होता है एंड इसीलिए एक cyclicality इस business में हमें दिखाई देती है जो कई बार मार्केट जैसे फंक्शन कर रहा है वैसे फंक्शन करने लगती है। द की टेक अवे हियर इज कि ये वन ऑफ प्रोविजन सेबी की ये नियर टर्म अर्निंग्स पर एक दबाव डाल रही है करंटली, लेकिन अंडरलाइंग कैश जनरेशन और मार्केट लीडरशिप अभी भी एनएसई की काफ़ी इंटैक्ट है एंड ये जो सेंटिमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि ये शायद नॉर्मलाइज हो जाएगी एक बार सेटलमेंट वाले रूल्स पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। पेटीएम ने अपने Q2 रिजल्ट्स परसों डिक्लेयर किए थे। कंपनी ने एक नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है ऑफ 21 करोड़, जो काफी कम है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, लेकिन इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस है, राइट। सो जो प्रायर ईयर का प्रॉफिट है यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वहां पर एक वन टाइम गेन था ऑफ अराउंड 1,400 करोड़। जब आपको अगर याद होगा तो पेटीएम ने अपना मूवी टिकटिंग का बिजनेस जो है वो जोमैटो को बेच दिया था, इटरनल को बेच दिया था, तो उसकी वजह से एक वन टाइम गेन उनको पिछले साल के सेम क्वार्टर में हुआ था। सीक्वेंशियली प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ एक इम्पेयरमेंट चार्ज उनको लेना पड़ा। तो उनका एक ऑनलाइन गेमिंग का जॉइंट वेंचर था फर्स्ट गेम्स टेक्नोलॉजीज, तो उनको बिकॉज अब ऑनलाइन गेमिंग वाली सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, तो उनको अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में वो राइट डाउन करनी पड़ी, जिस वजह से उनको एक एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पर बुक करना पड़ा
एंड इसी वजह से प्रॉफिट उनका कम आया है। अगर हम इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दें तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का जो बाकी सारे फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इस क्वार्टर में 24% से बढ़ा है पेटीएम के लिए, 7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, मेनली बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मर्चेंट पेमेंट बिजनेस। कंपनी का जो साउंड बॉक्स का बिजनेस है वो इनफैक्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है करंटली। एबिटा जो है कंपनी का वो सर्च हुआ है बाय 96%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 30 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। ओवरऑल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी दे हैव टर्न पॉजिटिव टू द ट्यून ऑफ 44 करोड़ फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। टोटल अगर हम देखें कंपनी का कैश बैलेंस तो वो अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास का रहा है। बट ओवरऑल एक टेक बिजनेस में जो जनरली देखा जाता है हमें कि जब मार्जिन्स थोड़े बहुत इंप्रूव होते हैं तो उसका बॉटम लाइन पर असर काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, एंड वो पेटीएम के नंबर्स में अब कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया है। द की टेक अवे हियर इज ऑब्वियसली कि प्रॉफिट मॉडरेशन वन ऑफ बेस से जो हुआ है उस वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड स्टोरी अल्टर नहीं हुई है करंटली। एक काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड कंपनी ने पिछले 5-6 क्वार्टर्स में किया है। कॉस्ट डिसिप्लिन और कैश फ्लो पॉजिटिविटी जो करंटली दिख रही है कंपनी के फंडामेंटल्स में, उससे हो सकता है कि नियर टर्म में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में बना रहे। द नेक्स्ट रिजल्ट इज अबाउट डिलीवरी। डिलीवरी ने कल अपने Q2 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। ड्यूरिंग दिस क्वार्टर कंपनी ने ई कॉम एक्सप्रेस का जो एक्विजिशन था वो कंप्लीटली सब्ज्यूम किया है अपने बुक्स में। तो हमें नंबर्स को इस एक्विजिशन को एक्सक्लूड करते हुए देखना चाहिए टू गेट एन ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस अगर हम ई कॉम एक्सप्रेस को एक्सक्लूड करें तो इस क्वार्टर में अराउंड 16% से बढ़े हैं ऑन ऑन ईयर बेसिस। एबिटा अराउंड 150 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। तो मार्जिन ओवरऑल एबिटा मार्जिन 5.9% का है, जो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया है कंपेयर टू द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो फर्स्ट क्वार्टर में इनके मार्जिन 6.6% के आसपास थे, वहां से थोड़े से घट गए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑब्वियसली मार्जिन्स में एक काफी अच्छा बीट नजर आया है। ओवरऑल एबिटा हैज ग्रोन बाय 162% फॉर दिस क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़ का रहा इस क्वार्टर में। अगर हम ई कॉम एक्सप्रेस का इंटीग्रेशन कॉस्ट एक्सक्लूड करें तो, अगर वो कॉस्ट हम यहां पर इंक्लूड करें तो एक लॉस क्वार्टर कंपनी के लिए रहा है। बट हमें अगर ऑर्गेनिकली बिजनेस को देखना है तो हमें ऑब्वियसली इसको एक्सक्लूड करके देखना होगा टू गेट एन आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। जो शिपमेंट वॉल्यूम है इस क्वार्टर में वो 246 मिलियन रहा कंपनी के लिए, जो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है ऑफ 32% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, मेनली लेड बाय कंसोलिडेशन ऑफ डिलीवरी शेयर ऑफ वॉलेट विद देयर की क्लाइंट्स। तो मेनली उनका ई कॉम एक्सप्रेस के साथ भी जो इंटीग्रेशन हुआ है उसका भी फायदा अब होने लगा है। तो ओवरऑल क्लाइंट्स की ऑर्गेनिक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड, ये सारे जो चीजें हैं वो एक्सपेक्टेड है कि इसका मोमेंटम Q3 में भी एक्सटेंड होगा। द की टेक अवे हियर इज कि वॉल्यूम ग्रोथ एंड इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज धीरे धीरे किक इन कर रहा है इस बिजनेस में। एंड अगर ये इंटीग्रेशन गेन्स ई कॉम एक्सप्रेस के साथ जो हुए वो सस्टेन करते हैं तो हो सकता है कि इन द नियर टर्म द स्टॉक प्राइस माइट राइज, कंसिडरिंग कि जो इंप्रूवमेंट्स इनके मोमेंटम में दिख रही है, बिजनेस मोमेंटम में दिख रही है, दे आर लुकिंग गुड फॉर इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू स्टार के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। सिर्फ 3% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट की है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। 99 करोड़ का प्रॉफिट है, मेनली बिकॉज ऑफ लो रूम AC डिमांड। तो कंपनी एक काफी की प्लेयर है इंडिया के एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट वो सिर्फ रूम एसीज में नहीं है, वो एक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में भी एक काफी बड़ा नाम है। तो ब्लू स्टार का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इस क्वार्टर में हैज इंक्रीज बाय 6.4%। मेनली कंपनी का कहना है कि कुछ चैलेंजेस जो उनको इस क्वार्टर में दिखे वो था सीजनल स्लोडाउन इन द रूम एसी सेगमेंट एंड डेफर्ड डिमांड ड्यू टू रिसेंट जीएसटी रेट चेंज। तो जीएसटी रेट चेंज में एसीज पर भी रेट चेंज हो रहा था, तो इस वजह से बहुत लोगों ने अपनी जो डिमांड है, अपना जो बाइंग है वो डिफर कर दिया, यानी डिले कर दिया, जिस वजह से कंपनी के नंबर्स पर इसका असर हुआ है। कंपनी ने जो ओवरऑल ग्रोथ है वो एट्रीब्यूट की है कि उनका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट बिजनेस है जो इंडस्ट्रियल साइड पर है, तो उसमें एक एग्जीक्यूशन उनको काफी स्टेडी दिखा है। तो डिस्पाइट हेडविंड्स जो रूम एसी सेगमेंट में दिखे, जो दूसरा उनका सेगमेंट है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, इस वजह से ओवरऑल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव में इस क्वार्टर के लिए रहे। एक्सटेंडेड मॉनसून सीजन इस बार देखने मिला एंड लोअर टेम्परेचर्स जो थे उस वजह से कंपनी के जो सेल्स है वो काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं। यूनिटरी प्रोडक्ट सेगमेंट जो है विच इंक्लूड्स रूम एसी कंडीशनर्स, तो यहाँ पर रेवेन्यू डिक्लाइन दिखा है ऑफ अराउंड 10% फॉर द कंपनी एंड सेगमेंट का रिजल्ट ओवरऑल काफ़ी गिर गया है बिकॉज ऑफ दैट। सो इस सेगमेंट का जो PBIT है
वो अराउंड 6.2% से गिर चुका है इन दिस क्वार्टर। द टेक अवे इज कि वीक एसी डिमांड एक टेम्पररी पर सीजनल ड्रैग यहाँ पर हो सकता है कंपनी के लिए। ओवरऑल लॉन्गर टर्म नंबर्स कंपनी के काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं, बट करंटली जो वीक एसी डिमांड है एंड अर्ली मानसून इस बार आया, सो दैट हैज नॉट रियली बीन अ गुड फाइनेंशियल ईयर और द गुड फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द एसी बिजनेस इन इंडिया। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो कल एक न्यूज आई कि यूनाइटेड स्पिरिट्स जो ओन करता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फ्रेंचाइज को, दे आर ऑफिशियली पुटिंग द क्लब और दे आर ऑफिशियली पुटिंग आरसीबी ऑन सेल। ये उन्होंने कल अनाउंस किया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि 31 मार्च 2026 तक वो यहाँ की सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एस्टिमेटेड वैल्यूएशन आरसीबी का करंटली माना जा रहा है कि $2 बिलियन का है। अब ऑब्वियसली जब ये स्टेक सेल होगा तब जो भी एग्रीमेंट्स होंगे तब हो सकता है कि ये वैल्यूएशन चेंज हो, बट अगर $2 बिलियन का वैल्यूएशन आरसीबी को लगाया जाए तो विच इज समवेयर अराउंड 17,000 करोड़। अब इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, राइट। सो आईपीएल जो है वो स्टार्ट हुआ था 2008 में, राइट। तब जब पहले 8 टीम्स का ऑक्शन हुआ था तब दिस फ्रेंचाइज वाज बॉट फॉर अ प्राइस ऑफ अराउंड 476 करोड़ इन द ईयर 2008। अब अगर हम सिर्फ रिटर्न्स एस्टिमेट करें ऑन हाउ मच यूनाइटेड स्पिरिट्स कैन अर्न और हाउ मच यूनाइटेड स्पिरिट्स कैन अर्न एट $2 बिलियन वैल्यूएशन, कंसिडरिंग कि सिर्फ हम फ्रेंचाइज की कॉस्ट, नॉट द प्लेयर्स सैलरी एंड ऑल दोज थिंग्स जो हर एक सीजन में उनको मैनेज करने होते, बट अगर सिर्फ क्लब की वैल्यू को अगर हम एस्टिमेट करें तो ये ट्रांसलेट्स टू अ सीएजीआर ऑफ अराउंड 23% ओवर दीज 17-18 ईयर्स, राइट। तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है इन दिस बिजनेस। ऑब्वियसली आईपीएल एज अ थीम जितना बड़ा हुआ है उसका बहुत बड़ा फायदा ये सारे फ्रेंचाइजेस को हुआ है एंड ऑब्वियसली सुनने में हमें काफ़ी बड़ा लगता है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 35 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है, बट ऑफकोर्स कंपाउंडिंग से हमें दिख रहा है कि कैसे कंपाउंडिंग ऑल्सो वर्क्स इट्स मैजिक, राइट। सो 476 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कुड ट्रांसलेट टू अराउंड 17,000 करोड़, डिपेंड्स ऑन द सेल प्राइस, जो प्राइस यूनाइटेड स्पिरिट्स इवेंचुअली एग्री करते हैं टू सेल आरसीबी एट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये होगी कि क्या इस फ्रेंचाइज का नाम आरसीबी रहता है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो नाम है उसमें जो यूनाइटेड स्पिरिट्स का ब्रांड है उस वजह से उसका नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। सो it remains to be seen. There were a lot of rumors ki maybe the Poonawalla group is going to buy this franchise. So it will be interesting to see whether they retain the name RCB or not. But generating 23-24% returns through a cricket franchise is what was our believe it or not for today. इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investingin.in को विजिट करना मत भूलिए। MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।